जय हिंद दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल ए जेड अध्ययन पर स्वागत है। देखिए, आज के इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं 10th क्लास सिविक्स का यानी कि राजनीति अध्ययन का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है सत्ता में साझेदारी की कार्यप्रणाली। इस चैप्टर के जितने भी एनसीईआरटी के बुक में क्वेश्चन दिए गए, उनका आंसर देखने वाले हैं। और चैप्टर नंबर 1 सिविक्स का जो पहला चैप्टर है, उसको आसान भाषा में सभी क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को समझा दिया गया है। वो एक वीडियो में पूरा का पूरा जानकारी दिया गया है। तो आप लोग उस वीडियो को देख लीजिएगा। आज जो हम लोग इस चैप्टर को देख रहे हैं, इसको भी उसी तरीके से आसान भाषा में समझेंगे। बिना देरी करते हुए स्टार्ट करेंगे हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, संघ राज्य की विशेषता नहीं है, मतलब कि कौन सी विशेषता है जो संघ राज्य की विशेषता नहीं है। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन तो देख ही सकते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को संघ राज्य क्या होता है इसको थोड़ा सा समझा देता हूँ। देखिए, संघ राज्य ऐसा होता है जहाँ पर जो सरकार होती है वो दो भागों में बटा होता है। जैसे कि हमारे देश का अगर उदाहरण लीजिएगा, तो हमारा देश ये भारत समझ लीजिए। भारत में केंद्र सरकार होती है, यानी कि जो पूरे देश में अधिकार जो होती है वो लेकिन अलग अलग राज्यों में अलग अलग सरकार होती है। जैसे कि यूपी में अलग सरकार, बिहार में अलग सरकार, झारखंड में अलग सरकार, या महाराष्ट्र में अलग सरकार। तो ये जो अलग अलग सरकार होती है, ये इनमें अलग शक्तियां होती है। और इन सब के ऊपर जो हमारी केंद्र सरकार होती है, ये तो बेसिकली दो भागों में बटा होता है शक्तियां। तो इसी को क्या कहते हैं, संघराज्य कहते हैं। तो इसमें क्या नहीं होता है, एक हरी शासन व्यवस्था नहीं होता, मतलब कि एक शासन व्यवस्था नहीं होती, दो शासन व्यवस्था होती है। सही आंसर ऑप्शन को। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है, क्वेश्चन नंबर 2। संघ राज्य का उदाहरण है, मतलब कि इनमें से कौन सा उदाहरण है जो संघ राज्य का उदाहरण है। तो यहाँ पे चीन में तो आपको पता ही है कि राजशाही है, ब्रिटेन में भी वैसा ही है, लेकिन अमेरिका में जो है संघ राज्य की व्यवस्था है। तो ऑप्शन को आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन आ जाता है, क्वेश्चन नंबर 3। भारत में संघ एवं राज्यों के बीच अधिकारों का विभाजन कितनी सूचियों में हुआ है। मतलब कि जो अधिकार है केंद्र सरकार के बीच में और राज्य सरकार के बीच में, तो इसका विभाजन कैसे हुआ है, किन सूचियों में हुआ है। तो देखिए, हुआ है 3 सूचियों में। संघीय सूची, मतलब कि जिसमें केंद्र सरकार को के अधिकार है। राज्य सूची, जिसमें राज्य सरकारों को अधिकार है। और समवर्ती सूची, मतलब कि कुछ ऐसे काम जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों कर सकती है, या फिर दोनों मिलकर के करती है। तो आई होप कि आप लोग समझ गए। ऑप्शन क इस क्वेश्चन का सही होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आ जाता है अब दूसरा नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन कौन सा कथन सही है। मतलब कि यहाँ पे कुछ बातें बताई गई आपको, इनमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है आपको बताना है। तो देखिए, सत्ता में साझेदारी सही है, क्योंकि क्यों सत्ता में साझेदारी सही है। यह विविधता को अपने में समेट लेती है, देश की एकता को कमजोर करती है, फैसले लेने में देरी कराती है, विभिन्न समुदायों के बीच टकराव कम कराती है। तो इसका जो सही आंसर है आप लोग देख सकते हैं, ऑप्शन घ, यानी कि विभिन्न समुदायों के बीच में टकराव को कम कराती है। यदि सत्ता में साझेदारी है तो समुदायों के बीच में टकराव कम होती है। सत्ता में साझेदारी का इसको डिटेल में आप लोगों को सब्जेक्टिव क्वेश्चन में समझ में आ जाएगा, तो बस वीडियो को देखते रहिए। अगला क्वेश्चन है, संवाद लोकतंत्र के अनुकूल है, तो इसका में से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पे आप लोग पढ़ लीजिएगा, थोड़ा लॉन्ग में दिया गया। संघीय व्यवस्था केंद्र सरकार की शक्तियों को सीमित करती है, मतलब कि जो संघीय व्यवस्था है वो केंद्र सरकार की जो शक्तियां उसको सीमित करती है। या फिर दूसरा, संवाद इस बात की व्यवस्था करता है कि उस शासन व्यवस्था के अंतर्गत रहने वाले लोगों में आपसी सौहार्द और विश्वास रहेगा, और उन्हें इस बात का भय नहीं रहेगा कि एक भाषा, संस्कृति और धर्म दूसरे पर लाद दी जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ख इससे स्पष्ट पता चल जाता है कि सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन ख सही है। अगला आ जाता है क्वेश्चन नंबर तीसरा का, नीचे दिए गए नीचे स्थानीय स्वशासन के पक्ष में कुछ तर्क दिए गए हैं, इन्हें आप वरीयता के क्रम में सजाइए। मतलब कि सबसे पहले कौन सा होगा, उसके बाद कौन सा होगा, उसके बाद कौन सा होगा, उस तरीके से आपको सजाने के लिए कहा गया। तो इसमें हम लोग थोड़ा सा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आपको मैं पहले बता देता हूँ। देखिए, हमारे आप इस इलाके में जो भी समस्या है, वो सबसे पहले आपके इलाके के जो लोग हैं उनको पता चलना चाहिए कि आपके इलाके में सड़क नहीं है, सड़क खराब है, वो ज़रूरत है आपकी। तो उसके बारे में आपने पता कर लिया। अब इस ज़रूरत को पता करने के बाद इसकी जानकारी आप क्या करिएगा, सरकारी अधिकारियों को दीजिएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले होगा आपका दूसरा, यहाँ पे लिख दिया है दूसरा। उसके बाद होगा चौथा, यहाँ पे चौथा अधिकारियों को आपने खबर दे दिया। उसके बाद आप क्या कीजिएगा, सरकार के जो स्थानीय लोग होते हैं उनके योजना, ये सरकार की जो योजनाएं बनाई जाती है सरकार के अधिकारियों के द्वारा, तो उसी की जगह पर अगर स्थानीय लोगों के द्वारा कोई योजना, विकास के कार्य के लिए कोई योजना सरकार के
मंत्रियों तक पहुंचाया जाता है तो क्या होता है, ये स्थानीय लोगों के द्वारा जो योजना बनाया गया उसको ज्यादा प्रेफर किया जाता है, जो सरकारी लोग ने बनाया था उसको नहीं किया जाता है। तो इस खबर को आपने, इसको अब सरकार आपकी खबर को ज्यादा प्रेफरेंस देगी, उसके बाद जो आम जनता होती है उसको अपने राष्ट्रीय विधायक या फिर जनप्रतिनिधि से संपर्क कर पाना मुश्किल होता है। तो ये आपका क्वेश्चन फिर तीसरा होगा, इस तरीके से लिख देना है। अब बिना देरी करते हुए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। इस तरीके का क्वेश्चन जो होता है, क्वेश्चन नंबर तीसरा जो आप लोगों ने देखा, इस तरह का क्वेश्चन पूछा नहीं जाता, बस आपके मेंटल एबिलिटी को चेक करने के लिए पूछ लिया गया है। तो इसको आप लोगों को मैंने समझा दिया। अगला क्वेश्चन आ जाता है अति लघु उत्तरीय प्रश्न, मतलब कि ऐसे क्वेश्चन जिनका आंसर आपको सिर्फ और सिर्फ 20 या फिर 20 से कम शब्दों में लिखना है। तो यहाँ पे सबसे पहले संघराज्य का अर्थ बताइए, तो इसको तो मैं आप लोगों को पहले ही समझा चुका हूँ, इसको लिख दीजिए। संघराज्य ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें सत्ता केंद्र और राज्य में बटी होती है, दोनों को संविधान द्वारा स्वतंत्र अधिकार और शक्तियां प्राप्त होती है। तो अगला क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 2, संघीय शासन की दो विशेषताएं बताइए, मतलब कि जो संघीय शासन व्यवस्था है इसकी दो विशेषता बताने के लिए कहा गया है। तो देखिए, संघीय शासन में शक्तियों का स्पष्ट विभाजन केंद्र और राज्यों में होता है, मतलब कि पूरी तरीके से स्पष्ट होता है कि कौन सी शक्तियां केंद्र सरकार को दी गई है, कौन सी शक्तियां राज्य सरकार को दी गई है। साथ ही लिखित संविधान और सर्वोच्च न्यायपालिका इसकी प्रमुख है। अब अति लघु उत्तरीय प्रश्न हमारा खत्म है। अब आ जाता है लघु उत्तरीय प्रश्न, मतलब कि ऐसे क्वेश्चन जिनका आंसर आपको लगभग 40 से 60 शब्दों में लिखना है। तो सत्ता की साझेदारी से आप क्या समझते हैं, ये पूछा गया है। तो देखिए, सत्ता की साझेदारी का अर्थ है शासन की शक्तियों को विभिन्न अंगों और स्तरों में बांटना। जो भी शासन की शक्तियां हैं उनको विभिन्न अंगों या फिर स्तरों में बांटना। इसका मतलब क्या है, देखिए हमारे देश की जो शासन व्यवस्था है वो सबसे पहले तो मुख्यमंत्री हो गया, उसके नीचे आ जाता है अलग अलग कार्यों के लिए अलग मंत्रियां नियुक्त की गई हैं। उन मंत्रियों के अंदर में अलग अलग जो डीएम वगैरह होते हैं, ब्लॉक हो गया, ब्लॉक के गए बीडीओ हो गया, इस तरीके से है। और उसके बाद फिर पंचायत के जो मुखिया हो गया, मेंबर हो गया, ये सभी तो मतलब अलग अलग चरणों में है। तो इसी को क्या कहा जाता है, साझेदारी कहा जाता है। इससे कार्यपालिका, विधियिका और न्यायपालिका के बीच में शक्तियों का विभाजन होता है। साथ ही केंद्र और राज्यों के बीच में ही अधिकार बटे रहते हैं। इससे सभी वर्गों और समुदायों को शासन में भागीदारी मिलती है तथा लोकतंत्र मजबूत होता है। तो सिंपल सा आंसर है। अब अगला क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 2, सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र में क्या महत्व रखती है। देखिए, सत्ता की साझेदारी किस क्या महत्व है, बस इसी चीज को आपको पूछा गया, इसी चीज को लिखना है। लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी बहुत महत्वपूर्ण है, इसी चीज को आप लोग थोड़ा लिख दीजिए। इससे विभिन्न वर्गों और समुदायों को शासन में भागीदारी मिलती है, यानी कि जो अलग अलग चरण होती हैं तो उनमें अलग अलग समुदाय, अलग अलग जो लोग हैं उनको भागीदारी मिलती है। इससे समाज में समानता, आपसी विश्वास और भाईचारा बना रहता है। सत्ता एक ही हाथ में केंद्रित नहीं होता है, मतलब कि ऐसा नहीं है कि एक ही इंसान कंट्रोल कर रहा है। इसमें चरणों के माध्यम से बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं इस कंट्रोल केंद्र या शासन में, जिससे कि क्या होता है कि तानाशाही की संभावना कम हो जाती है। मतलब कि कोई भी इंसान उठ करके अपना तानाशाह इस देश की राजनीति में नहीं चला सकता है और लोकतंत्र अधिक मजबूत और अस्थायी बनता है। तो आई होप कि आप लोग इस क्वेश्चन को भी समझ चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, सत्ता की साझेदारी के अलग अलग तरीके क्या है, मतलब कि सत्ता की जो साझेदारी होती है उसके अलग अलग तरीके क्या है। सत्ता की साझेदारी कई तरीके से की जाती है। सबसे पहला है विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के बीच में शक्तियों का विभाजन, मतलब कि ये शक्तियों का कार्य, जो उनके पावर होते हैं उनका विभाजन कर दिया गया है। उसके बाद है केंद्र और राज्य सरकारों के बीच में अधिकारों का बंटवारा, समाज के विभिन्न वर्गों और समुदायों को शासन में भागीदारी देना। अगला है राजनीतिक दलों दबाव समूहों को निर्णय लेने में शामिल करना, यानी कि जो भी सरकार पर दबाव डालने वाली समूह है उनको भी निर्णय लेने में शामिल करना। ये सभी चीजें जो होती है शामिल होती है किसमें, सत्ता की साझेदारी में। अब अगला क्वेश्चन आ जाता है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, मतलब कि ऐसे क्वेश्चन जिनके लिए आपको 5 या फिर 4 नंबर मिलने वाले बोर्ड एग्जाम में, काफी इंपॉर्टेंट है और इनका आंसर मैंने काफी आसान शब्दों में लिखा है। राजनीतिक दल किस तरह से सत्ता में साझेदारी करते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया, यानी कि जो पार्टियां होती है, अलग अलग पार्टियां, वो किस तरीके से सत्ता में साझेदारी करती है। देखिए, राजनीतिक दल लोकतंत्र का महत्वपूर्ण हिस्सा है।
ये तो आपको पता ही है, जनता चुनाव में मतदान करके दलों को चुनती है, यानी कि लोग वोट देते हैं पार्टियों के हिसाब से, अपने नेता के हिसाब से, और जिस दल को बहुमत मिलता है, यानी कि जो पार्टी को सबसे ज़्यादा वोट मिलता है, वह सरकार बनाता है। विपक्षी दल भी संसद और विधानसभा में आपसी भूमिका निभाते हैं, यानी कि जिस पार्टी या फिर जिन भी विधायकों को, लोगों को कम वोट मिला है, वो विपक्षी के रूप में विधानसभा में या फिर संसद में अपनी भूमिका निभाता है। इस प्रकार सत्ता केवल एक दल के पास ना रह करके कई दलों में बँट जाता है। चुनाव के माध्यम से जनता को अपनी राय व्यक्त करने का अवसर मिलता है, यानी कि ऐसे समय तो आप लोगों को पता ही है कि जो जनता अपनी राय रखना चाहता है, जो उनका अधिकार है, मांग है, वो नहीं पहुंचता सरकार तक, लेकिन चुनाव के समय पहुंच जाती है, और विभिन्न दलों की भागीदारी से लोकतंत्र मजबूत रहता है या फिर होता है। सिंपल सा आंसर है, इसको आप लोग 2 बार पढ़िएगा, लिखिएगा, तभी याद होगा, आप लोगों को दिमाग में बैठ जाएगा। अभी तो आप लोगों को समझ में आ गया, लेकिन याद करना पड़ेगा थोड़ा बहुत। अगला क्वेश्चन आ जाता है, गठबंधन की सरकारों में सत्ता की साझेदारी कौन-कौन होते हैं? यानी कि जो सरकार गठबंधन में होती है। देखिए, चुनाव हुआ, कुछ पार्टियाँ मिलकर के चुनाव लड़ी, या फिर चुनाव के बाद कुछ पार्टियों ने मिल करके गठबंधन कर लिया। उनमें सत्ता की साझेदारी कैसी होती है? देखिए, जब किसी एक दल को पूर्ण बहुमत नहीं मिलती है, यानी कि जितना वोट चाहिए उतना नहीं मिलता है, तब वो क्या करते हैं, कई राजनीतिक दल मिल करके गठबंधन कर लेते हैं, मतलब कि आपस में जुड़ जाते हैं। ऐसे में विभिन्न दल सरकार के अलग-अलग विभागों और मंत्रालयों में शामिल होकर के सत्ता की साझेदारी करते हैं। मतलब कि जिस पार्टी को सबसे ज़्यादा वोट मिला है या फिर जिस पार्टी को कम वोट मिला है, इसके भी कुछ मंत्री, इसके भी कुछ मंत्री, अब सबको मिल करके सत्ता को चलाते हैं। और गठबंधन सरकार में छोटे और क्षेत्रीय दल भी अपनी भूमिका निभाते हैं। इससे देश के अलग-अलग हिस्सों में और वर्गों का प्रतिनिधित्व होता है, और लोकतंत्र अधिक व्यापक और सहभागी बनता है। अब अगला क्वेश्चन आ जाता है, क्वेश्चन नंबर 3, दबाव समूह किस तरह से सरकार को प्रभावित करता है, सत्ता में साझेदार बनते हैं? मतलब कि जो भी लोग, जो भी समूह होते हैं, जो सरकार की कमियों को उठाते हैं, जनता को एकजुट करते हैं और सरकार पर दबाव डालते हैं, वो किस तरीके से सत्ता में साझेदारी करती है, उसके बारे में पूछा गया है। देखिए, दबाव समूह ऐसे संगठन होते हैं जो किसी खास वर्ग, पेशे या फिर हित को आगे बढ़ाने के लिए काम करते हैं। ये सीधे चुनाव में भाग नहीं लेते, मतलब कि ये जो समूह होते हैं वो चुनाव नहीं लड़ते हैं, लेकिन सरकार पर प्रभाव डालते हैं, सरकार पर प्रेशर डालते हैं कि तुमको ये काम करना ही पड़ेगा। उदाहरण के लिए किसान संगठन, मजदूर संघ, व्यापारी संघ आदि अपने हितों के लिए आंदोलन, धरना, ज्ञापन या फिर समर्थन जुटाते हैं, मतलब कि लोगों को जुटाते हैं। सरकार इनकी मांगों को मानने पर मजबूर होती है। इस प्रकार दबाव समूह भी अप्रत्यक्ष रूप से सरकार से सत्ता में साझेदार बन जाते हैं और लोकतांत्रिक व्यवस्था को और अधिक प्रातिनिधिक बनाते हैं। अगला क्वेश्चन आ जाता है, सॉरी, अब अगला, ये पूरा का पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। तो आप लोग अगर चैनल पर नए हैं, पूरा वीडियो को आप लोगों ने देखा, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को भी भेज दीजिएगा। चैप्टर नंबर 3 आने वाला है, लेकिन पहला चैप्टर आप लोग देख लीजिएगा, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस सीरीज का। अगर आपने पहला चैप्टर देख लिया तो समझिए कि इस पूरे सीरीज का, राजनीति अध्ययन का, आपने 60% कंप्लीट कर लिया है, इतना इंपॉर्टेंट है। और थर्ड चैप्टर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बस सब्सक्राइब कर लीजिए और देखते रहिए।